तो चलिए डिस्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस हम और लेते हैं। चलिए ये सवाल हम पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे। अ फोर्स ऑफ 98 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट मूविंग अ बॉडी ऑफ मास 100 kg ओवर आइस। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है। तो फोर्स ऑफ 98 न्यूटन इज़ रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट मूविंग अ बॉडी। ठीक है, तो आप ये समझिए कि अगर सपोज़ ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, और इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर एक 98 न्यूटन का फोर्स चाहिए इसको, है ना, इसका मास 100 kg है और एक 98 न्यूटन का फोर्स चाहिए इसको ना जस्ट स्टार्ट मूविंग के लिए। ये देखिए, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जस्ट स्टार्ट मूविंग। जस्ट स्टार्ट मूविंग का मतलब है कि यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है डियर स्टूडेंट्स, वो भी कितना है, वो भी 98 ही है ना। तो याद रखिए, ये वो कंडीशन है जहाँ पर बॉडी जस्ट स्टार्ट के कंडीशन में आ जाएगी, ऑन दी वर्ज ऑफ मूविंग। इसको ऑन दी वर्ज ऑफ मूविंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाए, लिमिटिंग फ्रिक्शन विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाए, तो बॉडी जो है वो मूव करने के वर्ज पे आ जाएगी, या जस्ट स्टार्ट भी हम उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस तो इनडायरेक्टली, वैसे तो क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है, मतलब समझिए कि इनडायरेक्टली हमें FL दिया हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि FL यहाँ पे 98 न्यूटन है और हमें पता है कि FL का फॉर्मूला क्या होता है, μs इंटू n होता है, वो 98 न्यूटन है। और यहाँ पर जो है μs ही तो हमें निकालना है, तो μs लिखो और n के जगह पर क्या लिख देते हैं, mg लिख देते हैं, वही हमारा 98 न्यूटन है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। μs तो हमें निकालना है इंटू m, मास हमें 100 kg दिया है और स्मॉल g को 10 ले लेते हैं, इज इक्वल टू 98। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये डिस्टेंस कि यहाँ पर देखिए ये 98 है ना, तो ये एक तरह से मेरे लिए हिंट है कि मैं स्मॉल g की वैल्यू मुझे क्या लेनी चाहिए, स्मॉल g की वैल्यू मुझे लेनी चाहिए 9.8। ठीक है, तो मैं ना g को 10 नहीं लेके 9.8, क्योंकि 98 और 9.8 कैंसिल करने में ज़्यादा ईजी जाएगा, है ना, तो g मैं 9.8 ले लेता हूँ। ऑलराइट, ओके, अब इसको हम थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लेट्स सी। तो ये डिस्टेंस इस तरह से हो जाएगा, मैं इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ 980, और μs हो जाएगा 98/980, जो कि 1/10 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा μs इज इक्वल टू 0.1। दैट्स इट। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन डी हमारा मैच कर रहा है डिस्टेंस, यही हमारा सही जवाब है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। आप चाहें तो पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लें, उसके बाद हम देखते हैं अपना अगला सवाल। तो आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अब ये एक सवाल है डिस्टेंस, ये क्वेश्चन आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। 2 masses A and B ऑफ 10 kg एंड 5 kg रिस्पेक्टिवली, है ना, यानी कि ये जो B का मास है ये कितना है, ये है 5 kg, और ये जो A का मास है वो कितना है, A का मास जो है वो 10 kg है। ठीक है, आर कनेक्टेड विथ अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली फिक्स्ड एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल एज शोन। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ A विथ टेबल इज 0.2। यानी यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, म्यू स्टैटिक, वो कितना है, 0.2 है। ठीक है, A और टेबल के बीच। और उसने क्या बोला है कि द मिनिमम मास ऑफ C दैट मे बी प्लेस्ड ऑन A टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग इज। बताइए कि C का मिनिमम मास कितना होना चाहिए, जो ब्लॉक C हमें दिखाई दे रहा है इसका मिनिमम मास कितना होना चाहिए, सच दैट हम वहाँ पर उस सिस्टम को मूव होने से बचा लें। ठीक है, वो कोई भी ब्लॉक मूव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ब्लॉक्स अगर मूव नहीं होने चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर तो B का वेट एक्ट करेगा,
m इंटू जी, यानी 5g। ये इसका वेट है जो नीचे खींच रहा होगा सिस्टम को, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि सिस्टम मूव ना करे तो ऊपर वाले ब्लॉक ए पे फ्रिक्शन लग रहा होगा डिस्टेंस, और फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, फ्रिक्शन इस तरह से पीछे की ओर लग रहा होगा जो कि उसको स्लाइड करने से रोकेगा, है ना। और मान लीजिए ये फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है, लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू 5g, है ना भाई। ये फ्रिक्शन ये 5g के इक्वल होगा तभी तो जो है वो सिस्टम रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें तो ये भी पता है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है डिस्टेंस, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है, ठीक है, या म्यू एस इंटू एन आप बोल दीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू 5 इंटू जी, ठीक है, ऐसा लिख रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर हमें देखिए ये म्यू एस हमें पता है, तो म्यू एस की वैल्यू देखिए यहाँ पे 0.2 दी है, वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं फर्दर इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो म्यू एस की वैल्यू मैं रख देता हूँ 0.2, ठीक है। अब यहाँ नॉर्मल की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये नॉर्मल कौन सा नॉर्मल है, तो डिस्टेंस आप डायग्राम के अंदर अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा नॉर्मल है, यहाँ पर ये देखिए, दिस इज़ दी नॉर्मल जो यहाँ पे एक्ट कर रहा है ना। और यहाँ पर नॉर्मल क्या होगा डिस्टेंस, ये जो नॉर्मल है ये दोनों ब्लॉक्स के वेट के बराबर होगा, है ना। यानी ये जो नॉर्मल हमें दिख रहा है ये दोनों ब्लॉक्स के वेट के बराबर होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल इज़ नथिंग बट MAG प्लस MCG इज इक्वल टू 5g। ये देखिए आपको समझ में आया क्या डिस्टेंस। तो मैंने क्या किया, मैंने बस ये जो नॉर्मल है इस नॉर्मल के जगह पर ये दोनों का वेट रख दिया है, क्योंकि नॉर्मल इन दोनों के वेट को बैलेंस कर रहा है ना, कंबाइंड वेट को बैलेंस कर रहा है। तो इस तरह से मैंने वहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.2 और इन दोनों में से हम g कॉमन निकाल लेते हैं, तो g कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा MA प्लस MC, और MA हमें पता है 10 किलो है और MC तो हमें निकालना है, इज इक्वल टू व्हाट 5g। और आप देखिए ये g और g क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 0.2 को उस तरफ भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 10 प्लस MC इज इक्वल टू 5/0.2। और ये आप डेसिमल हटाइए तो ऊपर एक ज़ीरो आ जाएगा, और ये 225 से 50, तो 10 प्लस MC इज़ नथिंग बट 25 एंड MC इज़ नथिंग बट 25 माइनस 10 विच इज़ नथिंग बट 15 kg। यानी C का मास कितना होना चाहिए डिस्टेंस, 15 किलो होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में वो हमारे है, ये रहा हमारा 15 kg डिस्टेंस, तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही जवाब है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है डिस्टेंस की ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके ये कॉपी कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ क्या बोला, ट्रॉली ऑफ मास 20 kg। तो यहाँ पर ये ट्रॉली हमें दी हुई है जिसका मास हमें दिया हुआ है 20 kg, इज़ अटैच्ड टू अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg। ये ब्लॉक है मास 4 किलो का जिससे वो अटैच्ड है, बाई अ मासलेस स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन इन द फिगर, ठीक है। इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.02, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली एंड द ब्लॉक सिस्टम इज़, और g को उसने 10 लेने के लिए बोला है। यानी डिस्टेंस यहाँ पर जो म्यू के है वो उसने 0.02 लेने के लिए बोला है, और पूछा है कि बताइए इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। यानी जिस एक्सेलरेशन से ये ट्रॉली आगे जा रही होगी उसी एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे जा रहा होगा, और यही एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मतलब वो पहले ही बोल चुका है कि ये मूव हो रहे हैं, इसीलिए तो उसने काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट हमको दिया हुआ है ना। और हम यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर लेंगे डिस्टेंस, आइए। तो यहाँ पर हम इस तरह से
देख सकते हैं कि ये जो 4 किलो वाला जो मास है, ये जो ब्लॉक है, इसका वेट नीचे ऐड कर रहा होगा कितना, 4g, ठीक है। और देखिए जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, वो होता है म्यू के इंटू एन होता है। और यहाँ पे n किसके बराबर होगा, n तो mg के बराबर होगा। तो यहाँ म्यू के क्या है, म्यू के है 0.02 इंटू, ये m किसके लिए लिख रहे हैं, इसके लिए लिख रहे हैं क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है डिस्टेंस, यहाँ पे ऐसा, दिस इज़ अवर काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। तो m कितना है, m है 20 और g है 10। तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए 2 ज़ीरो का यूज़ करके मैं इसको 2 प्लेस इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये 2 2 ये हो जाएगा 4 न्यूटन डिस्टेंस। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, 4 न्यूटन। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन बहुत कम है, फ्रिक्शन बहुत कम है ना, और इसका वेट कितना है, वेट है 4g यानी 40 न्यूटन इसका वेट है, और फ्रिक्शन तो बस 4 ही न्यूटन है, तो ये तो मूव तो करना ही है इसको, है ना। और अब हम एक्सेलरेशन क्या बोल सकते हैं, तो एक्सेलरेशन के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं डिस्टेंस कि एक्सेलरेशन इज़ नथिंग बट नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है। तो यहाँ पे नेट पुलिंग फोर्स क्या है डिस्टेंस, नेट पुलिंग फोर्स है 4g माइनस एफ के, 4g माइनस एफ के। देखिए नीचे 4g खींच रहा है, अपॉन टोटल मास इज़ 20 + 4, ठीक है। उम्मीद ही बात आपको समझ में आ रही होगी। देखिए नीचे कौन खींच रहा है, 4g खींच रहा है, और ऊपर कौन खींच रहा है, एफ के खींच रहा है। तो अल्टीमेटली ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा माइनस छोटा विल गिव यू नेट पुलिंग फोर्स, ठीक है। तो वही बात हमने यहाँ पे की है, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। इसको सॉल्व करने के और भी मेथड्स हैं, पर मैं जो इजी मेथड है वही बता रहा हूँ आपको। तो ये तो 40 हो गया, और एफ के हम 4 निकाल चुके हैं, अपॉन 24, और ये 40 माइनस 4 क्या हो जाएगा डिस्टेंस, 36, है ना। तो ये हो गया 36 अपॉन 24। तो इसको कट कर देते हैं, 12 3 36 एंड 12 2 24, 3/2 यानी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इतने एक्सेलरेशन से डिस्टेंस 4 किलो वाला ब्लॉक नीचे जाएगा और जो ट्रॉली है वो आगे जाएगी, इतने ही एक्सेलरेशन से। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आप चाहें तो पॉज करके ये कॉपी कर लें। ऑल राइट, हम देख रहे हैं अपना अगला सवाल। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड ट्रक्स फ्लोर इज 0.2। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच अ बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी इज। तो कंडीशन क्या है, मैं वो आपको समझा देता हूँ कंडीशन किस तरह से। तो कंडीशन ये है कि ये एक ट्रेन मान लीजिए आप इसको, ठीक है। सपोज़ ये एक ट्रेन है और ये ट्रेन इस तरह से ग्राउंड पे आगे अपना जा रही है। ट्रेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है डिस्टेंस, तो यहाँ ऊपर में मैं एक ब्लॉक रख देता हूँ। तो ये एक ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए उस ब्लॉक का मास m है। तो उसने बोला क्या है कि द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रक्स फ्लोर इज़ 0.2। तो यानी कि म्यू एस हमें दिया हुआ है 0.2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ म्यू एस हमें दिया हुआ है 0.2। अच्छा, और उसके बाद उसने क्या बोला है कि द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच अ बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी। तो मतलब ये ट्रेन आगे एक्सेलरेट कर रही है, तो पूछा है कि बताइए ये मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर सकती है सच दैट ये बॉक्स जो है वो किस पे रहे, रेस्ट पे रहे विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेन, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे फोर्सेस कौन से हैं। तो मैं आपको दोनों फ्रेम से बता देता हूँ। पहले मैं आपको ना क्या करता हूँ कि मैं आपको अंदर वाले फ्रेम से बताता हूँ, यहाँ वाले फ्रेम से, ठीक है। ऑब्जर्वर को हमने एक्सेलरेटिंग फ्रेम में डाल दिया है। तो हमको पता है कि जब फ्रेम एक्सेलरेट करे यानी ऑब्जर्वर एक्सेलरेट करे तो वहाँ पे स्यूडो फोर्स हम लेते हैं। तो यहाँ पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ट्रेन आगे एक्सेलरेट कर रही है तो पीछे की तरफ क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा m/a। हमको पता है फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट दिशा में स्यूडो फोर्स लगता है। तो क्योंकि ये ट्रेन आगे एक्सेलरेट कर रही है तो स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा, यानी झटका जो है वो पीछे लगेगा। उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक फ्रिक्शन आएगा, और फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम ट्रेन के एक्सेलरेशन को जितना बढ़ाते जाएंगे
उतना जो है ये स्यूडो फोर्स बढ़ता जाएगा, और स्यूडो फोर्स जितना बढ़ेगा ये फ्रिक्शन भी उतना बढ़ेगा। हमको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, ठीक है। तो ये इनिशियली तो ये फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन था, स्टैटिक फ्रिक्शन था, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, यानी कि डियर स्टूडेंट्स जब ये फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा तब ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। यानी अगर ये लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंचा तो फिर करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन को हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन बोलेंगे, क्योंकि अब इससे ज़्यादा अगर हमने एक्सेलरेशन को बढ़ाया तो फिर ये फ्रिक्शन उसको रोक नहीं पाएगा और वो ब्लॉक स्किड करने लग जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी FL शुड बी इक्वल टू m इंटू ए मैक्स। ब्लॉक को स्टेशनरी रखने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को स्यूडो फोर्स के बराबर होना चाहिए, तभी वो ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हमें पता है, वो फार्मूला हमें पता है, म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू एम इंटू ए मैक्स। और ये मैं लिख रहा हूँ म्यू एस इंटू एन क्या होता है, mg होता है, इज इक्वल टू एम इंटू ए मैक्स। अब यहाँ मास जो है वो कैंसिल आउट कर देते हैं और ए मैक्स बेसिकली हमें निकालना है, ठीक है। तो ए मैक्स निकालने के लिए अब मैं लिख रहा हूँ कि ए मैक्स इज़ नथिंग बट म्यू एस इंटू जी, म्यू एस इंटू जी। म्यू एस कितना दिया हुआ है 0.2 और जी 10 मान लेते हैं, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 10। तो ए मैक्स कितना आ गया स्टूडेंट्स, ए मैक्स आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जिससे ट्रेन आगे जा सकती है, सच दैट ब्लॉक जो है ना वो पीछे की तरफ स्किड नहीं करेगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सफिशिएंट होगी उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। पहले आप पॉज करके ये कॉपी कर लें। तो हम देख रहे हैं अगला सवाल, और उसमें क्या बोला है, ब्लॉक ऑफ मास 1 kg लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन अ ट्रक। यानी कि फिर से एक ट्रक है डिस्टेंस, फिर से एक ट्रक ली गई है, ये रही हमारी ट्रक मान लीजिए इसको, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो ये हमने रख दिया एक ब्लॉक जिसका मास मान लीजिए m, और वो 1 kg हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में उसका मास, ठीक है। तो आगे उसने क्या बोला है कि द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.6, ठीक है। यानी फिर से हमको म्यू एस दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है, ठीक है। और फिर आगे उसने क्या बोला है कि इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक इज़ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज, ठीक है। तो इस बार एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है, फ्रिक्शन हमें पूछा है कि एक्सेलरेशन उसने बोला हुआ है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक इज़ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताइए इस ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। तो उसके लिए पहले FBD बना लेते हैं। देखिए अंदर वाले फ्रेम से अगर हम देखें तो इस पे स्यूडो फोर्स किधर लग रहा होगा, पीछे की तरफ, और वो कितना लग रहा होगा m इंटू ए। और इस स्यूडो फोर्स को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन किधर आएगा, आगे की तरफ आएगा, ये रहा हमारा फ्रिक्शन, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स यहाँ हमें पता है, यहाँ पे जो स्यूडो फोर्स है m इंटू ए। अब मास हमको पता है, एक्सेलरेशन भी हमको पता है, तो इसको मैं बोल रहा हूँ FP यानी स्यूडो फोर्स। तो पहले मैं स्यूडो फोर्स लिख देता हूँ, स्यूडो फोर्स इज़ नथिंग बट m इंटू ए, और यहाँ पर हमारा मास जो है वो 1 kg है और एक्सेलरेशन 5 है। तो स्यूडो फोर्स कितना आ गया डिस्टेंस, 5 न्यूटन आ गया, ठीक है। दिस इज़ द स्यूडो फोर्स। अच्छा, अब जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो होता है म्यू एस इंटू एन, यानी म्यू एस इंटू एम जी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। म्यू एस कितना है 0.6, मास 1 kg है, जी को 10 मान लेते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो कितना है डिस्टेंस, वो 6 न्यूटन का। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो 6 न्यूटन। और हमारा जो स्यूडो फोर्स है वो कितना है, वो आया है 5 न्यूटन, ठीक है। यानी डिस्टेंस ये हमारा कितना है, ये हमारा 5 न्यूटन है, और ये जो फ्रिक्शन है इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तो 6 न्यूटन है। 6 न्यूटन इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू।
अब स्यूडो 5 है तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा डियर स्टूडेंट्स, ये भी 5 ही लगेगा, क्योंकि 6 की ज़रूरत नहीं है ना। यानी फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम तो ये 6 न्यूटन अवेलेबल है, लेकिन 6 न्यूटन की ज़रूरत नहीं है। जितना एक्सटर्नल फोर्स लगेगा फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। तो एक्सटर्नल अगर 5 है तो फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू को क्या बना लेगा, 5 बना लेगा, और यानी कि वो फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो दिस इज़ द मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है। बट रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना होगा, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो वहाँ पे लग रहा है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज इक्वल टू द स्यूडो फोर्स विच इज़ नथिंग बट 5 न्यूटन। यही हमारा रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो कि स्यूडो फोर्स के बराबर है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ गई डियर स्टूडेंट्स। मैं चाहूँगा कि पॉज करके आप ये भी कॉपी डाउन कर लें, फिर हम कुछ और बातें करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से, ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल है, मैं इसको लैम्बडा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं लैम्बडा, ठीक है। ऑलराइट, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है ये समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक हमें दिख रहा है, ब्लॉक ऑफ मास m विच इज़ केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इस ब्लॉक को हम खींचेंगे आगे की तरफ, ठीक है। तो मान लीजिए हमने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, और ये एक्सटर्नल फोर्स कुछ इस प्रकार से अप्लाई किया है, इसको मैं कैपिटल F बोल रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स को। और एक्सटर्नल फोर्स कुछ इस प्रकार से अप्लाई किया है कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन है, जो हमारा फ्रिक्शन है डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन हमारा इस तरह से लग रहा है, इस तरह से हमारा फ्रिक्शन लग रहा है। और ये जो फ्रिक्शन जो है, ये फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया है, या अपने लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच गया है मान लीजिए। मतलब ये हमने कुछ ऐसा लगाया कि इसको अपने लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंचना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर और भी कुछ फोर्सेस होंगे, जैसे कि यहाँ पर डिस्टेंस वेट होगा, इस ब्लॉक का वेट होगा, और वो वेट मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, इस ब्लॉक का वेट इस तरफ दिखा रहा हूँ डिस्टेंस, इस ब्लॉक का वेट ऐसा एक्ट कर रहा होगा, जिसको हम mg बोल सकते हैं। ये हमारे ब्लॉक का वेट mg है, m/g। अब इस वेट को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो ये मैं इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन दिखा देता हूँ डिस्टेंस। यहाँ पर ये हमारा हो गया, हाँ जी, ये हमारा हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने दिखा दिया नॉर्मल रिएक्शन, वेट को बैलेंस करने के लिए ग्राउंड ने उस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल लगाया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ग्राउंड ब्लॉक के ऊपर कौन से फोर्सेस लगा रहे हैं, तो ग्राउंड जो है वो ब्लॉक के ऊपर 2 फोर्सेस लगा रहे हैं। ग्राउंड ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल लगा रहा है, और ग्राउंड ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन लगा रहा है ना। यानी जो रेड कलर से जो 2 फोर्सेस दिखाए हैं, ये वो फोर्सेस हैं जो ग्राउंड लगा रहा है ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस हम बोल सकते हैं इनको, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। वैसे तो ये mg भी ग्राउंड ही लगा रहा है ना, लेकिन अगर कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करें, वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो ग्राउंड लगा रहा है ब्लॉक के ऊपर, तो 2 कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं यहाँ पे, एक फ्रिक्शन और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन। ये वो 2 कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं जो ग्राउंड लगा रहा है ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। अब अगर हम चाहें तो हम इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं डिस्टेंस। आइए देखते हैं इनका रिजल्टेंट किस तरह से मैं लिख रहा हूँ। तो चलिए मैं इस तरह से दिखता हूँ। तो मैं एक्चुअली नेट कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना चाहता हूँ, यानी मैं FL और N का रिजल्टेंट निकालना चाहता हूँ। तो वो रिजल्टेंट मैं कैसे बना पाऊँगा, आइए देखते हैं। तो ये रहा डियर स्टूडेंट्स हमारा नेट कॉन्टैक्ट फोर्स यानी रिजल्टेंट। FL और N का जो रिजल्टेंट है वो मैंने यहाँ बनाया, तो इसको मैं R लिख देता हूँ। और अब डियर स्टूडेंट्स ये जो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स है, उसका जो एंगल है नॉर्मल के साथ, इसी एंगल को हम बोलते हैं लैम्डा। यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज़ नथिंग बट, इट इज़ नथिंग बट द एंगल बिटवीन नेट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड
नॉर्मल रिएक्शन शॉर्टकट में लिखा है मैंने। तो ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और अगर हम चाहें तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको यहाँ दिख रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं tan लैम्डा लिखूँ तो tan लैम्डा मैं क्या लिख सकता हूँ। तो देखिए इस डंडी की लंबाई क्या है, FL है ना, तो इस डंडी की लंबाई भी क्या होगी, FL होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, चलिए FL। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो FL होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, है ना। तो tan लैम्डा क्या होगा डिस्टेंस, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो लैम्डा के ऑपोजिट में ये है और एडजेसेंट में तो ये है। ठीक है, तो FL अपॉन n। और हमें पता है कि FL क्या होता है, FL होता है म्यू इंटू n, और नीचे हमारा n है, तो ये n कैंसिल आउट हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट tan लैम्डा क्या आ गया, tan लैम्डा म्यू के बराबर आ गया। ठीक है, या तो आप इसको ऐसा लिखिए या इसको ऐसा भी लिखा जाता है, और लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू, इसको ऐसा भी लिखा जाता है डिस्टेंस। और यही है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। tan लैम्डा इक्वल टू म्यू लिखिए या लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू लिखिए, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसका प्रॉब्लम्स में किस तरह से यूज़ होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये पॉज करके कॉपी कर लें, फिर हम थोड़ा और चर्चा करेंगे इसके बारे में।